डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केंद्र सरकार के प्रति झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नरमी पर छिड़ी सियासत। कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने जेएमएम बीजेपी के गठबंधन के दावों को किया खारिज। कहा, सीएम सोरेन अब उनकी चालों को समझने लगे हैं। महाराष्ट्र के शिवनेरी में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती में भगदड़, महिलाओं बच्चों समेत कई घायल। पुलिस प्रशासन की तैयारी पर उठे सवाल। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में दर्जनों कौवों की मौत से मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने जताई बर्ड फ्लू की आशंका। प्रशासन की कार्यशैली पर उठे सवाल। होली के मौके पर बस्तर में बनेगा हर्बल गुलाल। स्व सहायता समूह की महिलाएं चुकंदर, पालक और पलाश के फूलों से बना रही हर्बल गुलाल। सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए सुरक्षित होगा हर्बल गुलाल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की झारखंड की खबरों से। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया। इस दौरान सदन के बाहर धरना देते हुए आजसू विधायक निर्मल महतो ने राज्य से जुड़ी कई घटनाओं पर सवाल उठाए और पोस्टर के साथ नारे भी लगाए। विधानसभा की बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही हंगामा करते हुए नजर आए हैं आजसू के विधायक निर्मल महतो। तो आइए जानते हैं आखिर क्यों उनका ये हंगामा सदन के परिसर में नजर आ रहा है, जो हेमंत सरकार के प्रति नाराजगी जताते नजर आए हैं। क्या है मामला, आइए उन्हीं से जानते हैं क्या कहना है उनका, जो धरना दिए हुए सदन परिसर में यहाँ बैठे हैं। देखिए, हाथी को भी किसी न किसी कारण से वहां से जगह से वो लोग हटाने का काम कर रहा है, इसलिए उस तरह का उत्पाद मत कर रहा है। इसलिए सरकार हाथी को भी संरक्षण देना चाहिए और हाथी को 20 लाख रुपया मुआवजा और नौकरी सरकार को देना होगा और बहस करना होगा उसमें। इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि बहस करे और जो यहाँ सिर्फ यहाँ पे बहस करके यहाँ पे बात तो नहीं रखे, क्षेत्र में जो उसका निकलना भी चाहिए रास्ता। सिर्फ यहाँ बहस करके समस्या का समाधान नहीं होगा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन की कार्रवाई के बीच केंद्र सरकार के प्रति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नरमी वाले बयान पर सत्र के दूसरे दिन सदन में कार्रवाई शुरू होने से पहले ही सियासत शुरू हो गई। इस क्रम में सत्ता पक्ष की ओर से कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने भाजपा के साथ जेएमएम के गठबंधन के दावों को भी खारिज किया है। आकलन करने में अभी समय लगेगा। जब पूरी दुनिया सोचना बंद करती है तो हेमंत सोरेन जी सोचना शुरू करते हैं और जो उनका रणनीति रहता है उसका हम लोग ने उदाहरण के तौर पर पिछला विधानसभा भी देखा है, उसके पिछले विधानसभा भी देखा है। तो ये कहना कि मुख्यमंत्री जी सॉफ्ट हो गए वो बात नहीं है। हाँ, मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर उनकी चालों को अब समझने लगे हैं। तो हम लोग भी अपनी रणनीति बनाते हैं और वो हमारे मुखिया जिस तरीके से रणनीति बनेगी बीजेपी को थोड़ी उजागर करेंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी द्वारा राज्य में होने वाले आगामी निकाय चुनाव के बाद सरकार बदलने के दावों पर अब सत्ता पक्ष भी जवाब देने से पीछे नहीं हट रहा है। इसी क्रम में राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन ने विधानसभा परिसर में आज सत्र के दूसरे दिन पत्रकारों को संबोधित कर अपना जवाब दिया है। रांची जिला प्रशासन द्वारा नगरपालिका निर्वाचन 2026 अंतर्गत मतगणना कार्य सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में बुधवार को रांची जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगरपालिका सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने ट्रांसपोर्ट नगर में बनाए गए मतगणना स्थल का निरीक्षण कर चल रही तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। वहीं उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर में रांची नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत मेयर एवं 53 वार्डों के पार्षद पद के लिए और बुंडू नगर पंचायत अंतर्गत अध्यक्ष एवं 13 वार्ड सदस्यों के लिए मतगणना की व्यवस्था की जाएगी।
जिसके निरीक्षण के क्रम में मंजुनाथ भजंत्री द्वारा मतगणना हॉल की संरचना, टेबलों की क्रमवार व्यवस्था, वार्डवार पदवार मतगणना कक्ष निर्धारण, बैरिकेडिंग, प्रवेश एवं निकास द्वार की अलग अलग व्यवस्था, प्रत्याशियों एवं उनके अधिकृत अभिकर्ताओं के बैठने की समुचित व्यवस्था, मीडिया कक्ष, कंट्रोल रूम तथा वेटिंग एरिया की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि मतगणना प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न होनी चाहिए। अब बात करेंगे बिहार से जुड़ी खबरों की। भागलपुर जिले में अवैध हथियार निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल और बिहार एसटीएफ की टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया था। ये कार्रवाई मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रहमतबाग मोहल्ले की बताई जा रही है। इस मामले को लेकर सिटी एसपी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहमतबाग इलाके में एक नवनिर्मित मकान में अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं। सूचना के आधार पर एसटीएफ और मधुसूदनपुर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मकान को चारों ओर से घेर कर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम को बड़ी सफलता मिली। मौके से निर्मित और अर्धनिर्मित हथियारों के साथ हथियार बनाने के अत्याधुनिक उपकरण भी भारी मात्रा में बरामद किए गए। इस कार्रवाई में 5 लोग मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद सद्दाव, मोहम्मद शमशेर आलम, मोहम्मद असलम, ये चारों अभियुक्त कासिम बाजार मुंगेर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं 5वां अभियुक्त मोहम्मद मुनाजिर नाथ थाना नाथ नगर के रहने वाले को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। भागलपुर शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थल सैंडिंग कंपाउंड में दर्जनों कौवों की अचानक मौत से पूरे इलाके में दहशत और चिंता का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार स्विमिंग पूल के ठीक सामने कई मृत कौवे पड़े मिले, जिसके बाद सुबह टहलने आने वाले लोगों में भय का वातावरण फैल गया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले नवगछिया क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत की घटना सामने आई थी। लगातार हो रही इन घटनाओं ने संभावित बर्ड फ्लू को लेकर आशंका और बढ़ा दी है। हालांकि अभी तक प्रशासन या संबंधित विभाग की ओर से किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सुबह की ताज़ी हवा लेने और व्यायाम के लिए सैंडिस कंपाउंड पहुंचने वाले लोगों का कहना है कि खुलेआम में इस तरह पक्षियों की मौत होना गंभीर चिंता का विषय है। लोगों ने प्रशासन से जल्द जांच कराने और मृत पक्षियों को सुरक्षित तरीके से हटाने की मांग की है, ताकि किसी संभावित संक्रमण को रोका जा सके। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि घटना के बाद भी न तो जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और न ही स्मार्ट सिटी या नगर निगम के स्तर पर कोई त्वरित कार्रवाई दिखाई दे रही है। डर के कारण कई लोगों ने फिलहाल उस इलाके में जाना कम कर दिया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पक्षियों की असामान्य मौत हो रही है तो तुरंत पशुपालन विभाग और स्वास्थ्य विभाग को सैंपल जांच कराने चाहिए। समय रहते जांच और सतर्कता बरती जाए तो किसी बड़े खतरे को टाला जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन इस मामले में कब संज्ञान लेता है और क्या बर्ड फ्लू की आशंका की पुष्टि के लिए वैज्ञानिक जांच कराई जाती है। शहरवासियों की नजरें फिलहाल प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। करीब करीब 8-10 मरिया गया होगा सर। 8-10 कौवा मरा है। हाँ। क्या लगता है कैसे मर गया? अब इसके विषय में हम क्या बताएंगे सर जी। लेकिन यहाँ पे मरा है। हाँ, यहाँ पर सभी में मरा है। हाँ, इससे पहले भी अगहन महीना में लगभग उधर देखे थे मरा था। करीब करीब 8-10 और अधिकारी आया था? जब कोई अधिकारी नहीं आया था। इतने लोग टहलते हैं, सुबह कौवा मरा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। परेशानी तो है। कोई अधिकारी यहाँ ये नहीं करता है सर जी, देख लेता है यार, कुछ नहीं कोई बोलता है। कोई सुध लेने वाला नहीं, कोई नहीं। बाराहाट प्रखंड अंतर्गत भेड़ा मोड़ मैदान में बुधवार को जीविका के सौजन्य से 1 दिवसीय रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का भव्य आयोजन किया गया। बीपीएम अमरेश चंद्र की अध्यक्षता में आयोजित इस मेले का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के कुशल लेकिन बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सीधे प्रतिष्ठित कंपनियों से जोड़ना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि बांका के डीडीसी उपेंद्र सिंह, डीआरडीए डायरेक्टर श्रीनिवास, जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक डीपीएम राकेश कुमार,
जॉब्स मैनेजर मनोज कुमार निराला, प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ गोपाल कुमार गुप्ता एवं अंचलाधिकारी सीओ विकास कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मेले में रोजगार की तलाश में पहुंचे युवाओं में भारी उत्साह देखा गया। विभिन्न क्षेत्रों की 13 नामी कंपनियों ने स्टॉल लगाए थे। पंजीकरण करीब 630 युवक युवतियों ने विभिन्न पदों के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया। तत्काल चयन, योग्यता और साक्षात्कार के आधार पर 20 से 25 अभ्यर्थियों को मौके पर ही ऑफर लेटर प्रदान किए गए। डीडीसी उपेंद्र सिंह ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीविका न केवल महिलाओं को सशक्त बना रही है, बल्कि अब युवाओं के कौशल विकास और रोजगार सुनिश्चित करने की दिशा में भी अग्रणी भूमिका निभा रही है। अधिकारियों द्वारा सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और स्वरोजगार के अवसरों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की गई। शिवाजी जयंती के अवसर पर शिवनेरी कला पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब आधी रात भारी भीड़ के बीच भगदड़ की स्थिति बन गई। शिव जयंती के मौके पर दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, युवा और विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता किले पर पहुंचे थे। भीड़ लगातार बढ़ती रही, लेकिन पुलिस व्यवस्था उसे संभालने में नाकाम साबित हुई। बताया जा रहा है कि जुन्नार तालुका क्षेत्र स्थित किले के अंबरखाना के नीचे हट्टी दरवाजा और गणेश दरवाजे जैसे संकरे मार्गों पर श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ जमा हो गई थी। रास्ते पतले होने और एक साथ बड़ी संख्या में लोगों के आगे बढ़ने से अचानक भगदड़ मच गई। इस घटना में महिलाओं और बच्चों समेत कई लोग घायल हो गए। घायलों को तत्काल सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। रात की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि पुणे जिला प्रशासन की भीड़ प्रबंधन व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये किला छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि होने के कारण हर वर्ष यहाँ पर भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के पुख्ता इंतजामों की आवश्यकता एक बार फिर महसूस की गई है। अमरावती सिटी क्राइम ब्रांच ने शहर में गैर कानूनी तरीके से एमडी ड्रग्स बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस कमिश्नर राकेश ओला के निर्देश पर शहर में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ये सफलता हासिल हुई। पुलिस इंस्पेक्टर संदीप चौहान और के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच टीम ने 19 फरवरी 2026 को पेट्रोलिंग के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर जाल बिछाया था। सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति आदर्श होटल और चौधरी चौक के बीच मोपेड से एमडी बेचने आने वाला है। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी सैयद नाजिम सैयद कासिम 35 वर्षीय को हिरासत में ले लिया। तलाशी में आरोपी के पास से 11.390 ग्राम मेफेडोन यानी एमडी पाउडर, एक होंडा डियो मोपेड और मोबाइल फोन समेत कुल लगभग 2,01,900 रुपए का माल जब्त किया गया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि जब्त ड्रग किस नेटवर्क से जुड़े हैं और सप्लाई चेन में शामिल अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर की। नर्मदापुरम में किसान जागृति यात्रा के पहुंचने पर किसानों में खासा उत्साह देखने को मिला। कृषि उपज मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल ने कहा कि एमएसपी का उचित लाभ नहीं मिलने और बढ़ती लागत के कारण देश का किसान कर्ज में डूबता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी के बिना किसानों का शोषण बंद नहीं होगा। ये यात्रा संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही है। किसान नेताओं ने बताया कि 19 मार्च को रामलीला मैदान नई दिल्ली में देश भर के किसान एकत्रित होकर अपनी मांगों का ज्ञापन प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। किसानों को एकजुट करना ही इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बताया गया है। किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ ने कहा कि किसान आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हैं, जिसके लिए नीतिगत खामियां जिम्मेदार हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आंदोलन किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं बल्कि किसानों के अधिकारों के लिए है। पत्रकार वार्ता में कई किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे, जिन्होंने एमएसपी की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी और फसल बीमा भुगतान पर सरकार से ठोस निर्णय की मांग दोहराई।
अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। जनगणना 2027 को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों से इस राष्ट्रीय दायित्व को गंभीरता, सटीकता और संवेदनशीलता के साथ निभाने का आह्वान किया। रायपुर में राज्य एवं संभाग स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जनगणना केवल जनसंख्या की गणना नहीं, बल्कि विकास योजनाओं की दिशा तय करने वाली आधारशिला है। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी एक व्यक्ति या परिवार छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने बताया कि जनगणना 2027 देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से डेटा संकलन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 1 से 30 मई 2026 तक कानून तक मकान सूचीकरण का कार्य 33 जिलों में संचालित होगा। कार्यक्रम में भारत के महारजिस्टर एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने जनगणना को लोकतंत्र की आधारशिला बताया। सम्मेलन में मुख्य सचिव विकासशील, अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सक्ती जिले के जैजेपुर थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ एक किसान से दिन दहाड़े 40,000 रुपए की उठाईगिरी का मामला सामने आया है। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित किसान बैंक से अपनी धान बिक्री की राशि 40,000 रुपए निकाल कर वापस लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में पेट्रोल पंप के पास घात लगाकर बैठे बाइक सवार 2 अज्ञात युवकों ने मौका मिलते ही बाइक पर टंगे रुपयों से भरे थैले पर हाथ साफ कर दिया और रफू चक्कर हो गए। दिन दहाड़े हुई इस लूट की घटना से पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जैजेपुर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं, ताकि आरोपियों की पहचान, उनकी गिरफ्तारी की जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कांग्रेस से पूछा है कि महालेखाकार की 2023 की रिपोर्ट में सामने आए कथित घोटाले पर कांग्रेस नेता मौन क्यों हैं। भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासनकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई। उन्होंने कहा कि महालेखाकार की 2023 की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मृत व्यक्तियों और बिना जमीन वाले लोगों के नाम पर आवास स्वीकृत कर राशि फर्जी खातों में जारी की गई। कांग्रेस के कार्यकाल में जहां भगवान शंकर के नाम से घोटाला हुआ, गौ माता के नाम से घोटाला हुआ, वहीं गरीब लोगों की छत छीन कर भी कांग्रेस ने पैसा खाने का काम किया। ऐसे लोग जो मर चुके हैं उनके नाम से प्रधानमंत्री आवास के पैसे का भुगतान हो गया। ऐसे लोग जिनके पास जमीन भी नहीं है उनके नाम से भुगतान हो गया। ऐसे मकान जिनकी एक किस्त का भुगतान हुआ, वहां पर फर्जी फोटो दिखा करके मकान को पूर्ण बता करके पूरा पैसा लूट लिया गया। कांग्रेस पार्टी इस पर मौन साधे हुए है। कोई कांग्रेस का नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर कमिश्नरेट के पश्चिम जोन से फरार वारंटियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाते हुए व्यापक कार्रवाई की है। पुलिस उपायुक्त पश्चिम संदीप कुमार पटेल के निर्देशन में 17 और 18 फरवरी को विशेष सघन धरपकड़ अभियान संचालित किया गया, जिससे अपराधियों में हड़कंप की स्थिति देखी गई। अभियान के तहत आजाद चौक, सरस्वती नगर, कबीर नगर, पुरानी बस्ती, डीडी नगर, अमानाका, न्यू राजेंद्र नगर, टिपराकपारा और मुजगहन थाना क्षेत्र में एक साथ कार्रवाई की गई। इस दौरान कुल 45 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 18 स्थायी वारंटी और 27 गिरफ्तारी वारंट के आरोपी शामिल हैं। बस्तर की बिहान दीदियां इस बार होली को कुदरती रंगों से सरोबार करने जा रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्राकृतिक संसाधनों से हर्बल गुलाल तैयार किए जा रहे हैं, जो सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए सुरक्षित होंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बस्तर जिले की स्व सहायता समूह की महिलाएं पालक, लाल भाजी, चकुंदर और पलाश के फूलों से हर्बल गुलाल तैयार कर रही हैं। पलाश से केसरिया, पालक से हरा और लाल भाजी से लाल रंग बनाए जा रहे हैं। जगदलपुर स्थित
डेबरीधूर उद्यानिकी महाविद्यालय में दिए गए विशेष प्रशिक्षण के बाद महिलाएं 500 से 1000 किलो तक गुलाल बनाने का लक्ष्य लेकर काम कर रही हैं। ये गुलाल पूरी तरह रसायन मुक्त और त्वचा के लिए सुरक्षित होगा। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।